जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने जातिगत गणना पे रोक लगाई है और साथ ही नीतीश कुमार से कारण स्पष्ट करने की बात की है, तो और अगली सुनवाई सरकार मांग कर रही थी और अब जो है नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को होनी है, तो इस विषय पे क्या? देखिए, जनगणना तो होना जरूरी है। आज बीजेपी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि आज जो समय ये जनगणना हुए थे, या मुख्य रूप से ये आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है। आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है तो जनगणना गरीबों का भी हो सकता है, बेरोजगारों का भी हो सकता है। ये पूरे लोगों का जनगणना करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सरकार यह बताना चाहती है कि जितनी जातियां हैं, यहाँ 200 से ऊपर जातियां हैं, उन जातियों की स्थिति क्या है इस जनगणना के माध्यम से। चूंकि आप देख रहे हैं, वही विरोधियों का कहना है कि जाति के स्थिति जानने के चक्कर में ये वोट की राजनीति हो रही है, ताकि पता चल जाए इस क्षेत्र में इस जाति की संख्या ज़्यादा। ये जो कह रहे हैं ना, उन्हीं का यह जवाब है। चूंकि जो संविधान है, उस संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी जो सुख सुविधाएं संविधान के तहत जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और उनको ये छटपटाहट हो रही है। चूंकि हिंदुत्व का इसके परिणाम भी तो हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी और जिस क्षेत्र में उस जाति की कम संख्या होगी, तो वो दबाए जाएंगे, शोषित होंगे। इस तरह से समाज में एक विध्वंस फैल सकता है, असामाजिकता आ सकती है, आपसी भाईचारा खतरे में पड़ सकता है। ये भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा अतीत में चलेंगे तो इसकी लंबी कहानी है। शॉर्ट में बता दीजिए। कुछ खास परसेंट लोग जिनकी संख्या कम है, जिनकी बड़ी संख्या है, आज भी गांव देहातों के अंदर उनकी शोषण हो रही है। ऐसा शोषण हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। रोज दिनों देखे, अखबारों के अंदर भी आप देखते होइएगा, न्यूज में भी देखते होइएगा। तो उनका शोषण ना हो, इसके लिए शिक्षा को मजबूत करने के प्रति सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे शिक्षित बनो। अगर तुम शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि अगर जो कोई पिएगा, वो चाहे किसी जाति का हो, वो समाज में मजबूत बनेगा और उसे कभी भी दबाया सताया नहीं जाएगा। तो कम से कम शिक्षा पे जोर सरकार को देना चाहिए, न कि जाति पे जोर देना चाहिए। देखिए, शिक्षा और जाति दोनों अलग चीज़ है। इसको जबरदस्ती बीजेपी वाले जो है कि उसमें जोड़ रहे हैं, जातीय रूप दे रहे हैं। जातीय रूप दे रहे हैं। ये जातीय रूप नहीं, जात तो हम हैं, जात तो आप हैं। 200 कई एक जातियाँ पिछड़ी सब मिला करके है। ये कोई आज ये नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। इससे पहले भी हुई थी अंग्रेजों के, पहले भी अंग्रेजों के टाइम में, और अभी वर्तमान में ये जब तक के ये बीजेपी के साथ सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, तो इन्होंने भी समर्थन किया था। इसलिए इस पर जो है कि ब्राह्मण 9 दलों ने मिलकर समर्थन किया था, और आज विरोध हो रहा है। सभी बिहार के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो उस वक्त थे, सभी दलों के प्रतिनिधि जाकर करके दिल्ली में, मतलब ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ये बीजेपी वालों ने बना रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का काम ही है हर भाषा में, उनको आप देखते हुएगा, हिंदुत्व एक बार जरूर बोल देना है। हर भाषा में कहीं भी कोई भाषण दे, अभी कर्नाटक, वहीं पे तो सम्राट चौधरी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और सम्राट चौधरी काफ़ी एग्रेसिव रह रहे हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति तो नहीं है या कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है? देखिए, सम्राट चौधरी को लाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का एक दाव है कि पिछड़ी जातियों में एक कुशवाहा जाति की भी एक पकड़ है। तो कुशवाहा जाति के पकड़ के लिए सम्राट चौधरी को बिहार के अंदर अध्यक्ष बना करके, और अभी चूंकि वो सीएम का नाम तो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि अगला सीएम के रूप में सम्राट चौधरी बीजेपी के। क्या लगता है कि सीएम के तौर पे बीजेपी उन्हें देखना चाह रही है? अब बीजेपी के अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। चूंकि बीजेपी तो लगातार जहाँ कहीं भी हुए हैं तो व्यक्ति को नहीं सामने खड़ा किया है, कहीं से ला के पटक दिया है, इस तरह से होते रहे हैं। तो इसलिए उनकी अंदरूनी मामला है, वो सम्राट चौधरी को बना दे या अश्वनी चौबे के। जदयू की जो नेत्री हैं लेसी सिंह, इनका बयान आया है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में घोषणा की थी महिलाओं के 30% आरक्षण का, आज 2 से 3 साल बीत गए, लेकिन इस प्रकार से उनका जो घोषणा किया गया था उस पर बीजेपी सही साबित नहीं हुई, और मात्र एक तरह से महिलाओं के साथ प्रोपेगेंडा किया गया और वोट लेने की राजनीति की गई। हालांकि ऐसा कुछ भी महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिला है, उन्हें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिला है। तो इस विषय पर क्या? देखिए, बीजेपी का तो ये पुरानी आदत है। 2014 में भी इन्होंने वादा बहुत सारे किए थे, जब प्रधानमंत्री ये नहीं थे। बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। महंगाई चरम सीमा पर थी, जिस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से प्रोपेगेंडा करके महंगाई को रोकेंगे। भ्रष्टाचार को जो है कि मिटाएंगे, चूंकि भ्रष्टाचारी काफ़ी बढ़ गए हैं। किसानों को दुगनी रकम से उनको भरपाई करेंगे।
इनमें से किसी वादा को उन्होंने पूरा किया क्या? जहाँ तक महिलाएं की सवाल है, महिलाओं को भी इन्होंने ठगने का काम किया। ये उन महिलाओं को गैस सिलेंडर दे करके ये कह रहे थे कि मैंने अपनी माताओं और बहनों के आंख के आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन वो 400 रुपया गैस आज 1200 और 1300 रुपया में खरीद रहे हैं। क्या वो महिलाओं के आंखों के आंसू वो रोक पा रहे हैं? उससे भी ज़्यादा धार आंसू बह रही है और लोगों ने उठाकर फेंक दिया है। ये बीजेपी का पुरानी आदत है, इसलिए कभी भी वो वादे पूरा न किए हैं न करेंगे। नहीं, राजनीति में कोई दल किसी का नहीं है, जैसा कि कहा जाता है और जैसा कि देखा गया महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र वाला कहीं इतिहास यहाँ भी बिहार में भी तो आगे भविष्य में राजनीतिक तौर पे नहीं देखा। हो सके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के विचारधारा के साथ मिल जाए फ्यूचर में। ऐसा वाम दल कभी नहीं कर सकता। लालू जी कर सकते हैं, नीतीश जी कर सकते हैं, मुकेश सहनी कर सकते हैं, चूंकि ये लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनका हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वाम दल जो लाल झंडे की जी पार्टियां हैं, खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मरते दम तक के भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगी। और इनका जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है, मैं जोर शोर से सड़कों पर उतर कर विरोध करूंगा। कई हमारे नेता, कई जो है कि पत्रकार, कई साहित्यकार जो वाम विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, उनकी हत्याएं हुई हैं इनकी सरकार में, और उसकी शहादत देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगे भी है। चूंकि यह हिटलर का चाल चलेगा। हिटलर भी अपने जर्मनी में इसी तरह का 2 योजनाएं बनाए थे, पहला कम्युनिस्टों को मारो, दूसरा मुस्लिमों को मारो। इस देश के अंदर यही काम बीजेपी की सरकार नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का कर रहा है। आप अपने दल को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से खास करके बिहार में एक्टिव है, इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, हमारी दल तो जनता के सवालों पर लगातार लड़ती रही है, और हम कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां हमारी पार्टी की संगठन नहीं है। रहा सवाल कि लोग जोड़ते हैं पार्लियामेंट और असेंबली से, तो पार्लियामेंट असेंबली की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा ना कि एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडों के पास उतनी पैसे नहीं है जिससे हम जनता को खरीद सके, और मुझे विश्वास भी नहीं है इसी जनता पर। मतलब कि बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं उनको अंदर से फंड मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो हैं, अभी आप देख रहे हैं ना, अडानी जी का और मोदी जी का साठगांठ, हिंडनबर्ग का आया है ना मामला, क्या है, मिल रहा है माल उनको, तिजोरियां खोल दी। अडानी और अंबानी उनके चुनाव में तिजोरियां खोल दिया, और मोदी जी के आते ही उन्होंने कहा कि तिजोरी को धीरे धीरे जो है कि भर करके ताला लगा देना, क्योंकि फिर 24 में मुझको जरूरत पड़ेगी तो जरूर देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद।